हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के इस कोर्स में। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। काफ़ी दिन हो गए लाइव आ नहीं पाया हूं, रोज रिकॉर्डिंग कर करके डाल रहा हूं, नींद पूरी हो नहीं रही है। उम्मीद कर रहा हूं कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं, किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रोक्स। रोक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो रोक्स को हम 2 से 3 पार्ट में करेंगे। रिकॉर्डिंग का एक फायदा जरूर हो रहा है, जो चीज अपनी 1 घंटे में होनी चाहिए वो लगभग 20 से 25 मिनट में हो जा रही है। ठीक है, तो जब तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो तब तक मैंने सोचा ये वाला तरीका अच्छा है, कुछ ना होने से तो बहुत बेहतर है इस टाइप की चीज़ें करी जाए। तो मेरे हिसाब से ठीक है, आपको भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। टाइम थोड़े थोड़े टाइम में मैं लाइव आ जाया करूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स वगैरह ले लूं। देखो मेरी बहुत जगह कमिटमेंट है, आपके साथ ही मेरी कमिटमेंट है, तो इसलिए मैं अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा हूं और आप भी अपनी कमिटमेंट जो आपकी पढ़ाई के प्रति है उसको जरूर पूरा करो। ठीक है, तो भाई देखो रोक्स की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जहां पे देखो ये हमारा गोला है। ठीक है, जहां पे अभी हम खड़े हैं, जिस पोर्शन पे हम खड़े हैं दैट इज सोलिडिफाई पोर्शन। ठीक है, सपोज कर लो ऐसे 3 लेयर में मोटा मोटा डिवाइडेड होता है। वैसे तो थोड़ा मैंने गलत बना दिया है, मतलब ज़्यादा दिखा दिया ऊपर का, लेकिन चलो आपको समझने के लिए, जहां पे अभी हम खड़े हैं इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। दिस इज अ सॉलिड पोर्शन। देन जो बीच वाला पोर्शन आता है उसको बोलते हैं हम मेंटल, और जो अंदर वाला पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये 3 बेसिकली आपके अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। अर्थ की रेडियस जो होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 6378 किलोमीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर भी बोल देते हैं। ये अर्थ की रेडियस है, सेंटर पॉइंट से सरफेस तक का डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आपको क्रस्ट, मेंटल, कोर पता लग गया। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अब पढ़ लेते हैं क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट क्या है, सब चीज़ें। ये देखो यही सब इसमें पढ़ना है आपको, इन सब की डिटेल्स ही पढ़नी है। क्रस्ट की अगर थिकनेस की बात करें तो भाई साहब इसकी थिकनेस जो एक मतलब एवरेज है। अच्छा, तो एवरेज तो इसकी 8 मतलब चलो मैक्सिमम मान लो 100 किलोमीटर तक थिकनेस, मतलब डेप्थनेस जो इसकी एवरेज है। और होने को तो भाई ये 8 किलोमीटर भी होती है। ठीक है, तो ये वेरिएशन है। अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कुछ थिकनेस है नीचे। ठीक है, मैं समुद्र में चला जाऊँगा, वहाँ भी तो सबसे पहले क्रस्ट है। आप इस चीज़ को समझ के देखो भाई, ये सी का लेवल, सी पानी दिख रहा है आपको, सपोज करो 6000 मीटर डेप्थ है। तो यहाँ पे जो डेप्थनेस आएगी भाई, ये भी तो क्रस्ट का पार्ट है, इसको हम ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं। और इसके बाद अब थोड़ी सी नीचे जल्दी मेंटल मिल जाएगा, बिकॉज इतना किलोमीटर तो पहले कवर कर लिया। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्रस्ट इज जहाँ पे हम रहते हैं, सबसे ऊपर वाला सरफेस इज बेसिकली क्रस्ट। आपको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए, उसकी डेप्थनेस वेरी करती रहती है। ठीक है जी, क्रस्ट बेसिकली बनी होती है 2 लेयर से। उसकी जो ऊपर वाली लेयर थोड़ा सा आप उस हिसाब से देख लो, क्रस्ट बेसिकली जितना भी सोलिडिफाई पोर्शन होता है ना, सोलिडिफाई पोर्शन जितना भी सॉलिड है वो क्रस्ट में है। थोड़ा सा मेंटल का ऊपर वाला पार्ट भी आ जाता है, थोड़ा सा मेंटल का ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, वो भी सॉलिडिफाइड रीजन ही होता है। तो क्रस्ट प्लस में अपर मेंटल का मतलब बेसिकली सॉलिड पोर्शन, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। होता क्या है, सबसे ऊपर है हम, यहाँ पे सॉलिड है, टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते रहेंगे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, सॉलिड वाली चीज़ लिक्विड की तरफ जाती रहेगी।
ठीक है। तो मतलब बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा नहीं है कि ऊपर से नीचे चले गए तो पूरा लिक्विड हो जाए, कुछ एक्सेप्शन ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल ठीक है कि जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, अर्थ की डेप्थनेस में जाएंगे, वैसे वैसे एक बात की तो गारंटी है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, कि टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। तो और लिथोस्फेयर में बता रहा हूँ, जो सॉलिडिफाई पोर्शन होता है ना, उसको बोलते हैं हम लिथोस्फेयर। जहाँ पे हम रह रहे हैं सॉलिड पोर्शन पे, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। एनडीए का प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये। अब लिथोस्फेयर में बेसिकली लिथोस्फेयर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। लिथोस्फेयर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सियाल एंड सीमा। दैट इज सियाल एंड सीमा। ये मेरे वाले सीमा नहीं है, मेरे वाले सीमा की स्पेलिंग SEEMA है। ठीक है, तो सियाल एंड सीमा। तो सियाल जो होता है कंपेरेटिवली हैवी लाइट होता है, इसलिए ऊपर होता है। सीमा जो है वो हैवी है, ठीक है, थोड़ी सी, वो नीचे है। तो सियाल ऊपर, सीमा नीचे। अभी सर पूछोगे सर ये सियाल क्या है? सियाल का मतलब है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सियाल का मतलब क्या है? दिस इज सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये कहाँ मिलती है? बेसिकली ऊपर वाले पोर्शन में मिलती है, मोस्टली जहाँ पे हम रह रहे हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मोस्टली मिलती है। और जो सीमा है ये कहाँ मिलेगी? जहाँ मतलब डेप्थनेस पे मिलेगी, यानी मोस्टली ओशनिक क्रस्ट में मिला करेगी। मेरी बात आई समझ में? मोस्टली जो है ये ओशनिक क्रस्ट में मिला करेगी। सिलिकॉन, ओए सिलिकॉन मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिकॉन आयरन मैग्नीशियम, दिस इज सीमा। सिलिकॉन आयरन मैग्नीशियम, ये बेसिकली कहाँ मिलेगी ज़्यादातर? दिस वुड कम इन ओशियनिक क्रस्ट और दिस इन मोस्टली, मतलब मैं ऐसा नहीं करा कि यही स्टैंडर्ड हो जाएगा, बट हाँ कंपैरिजन में ये बिकॉज लाइट वेट होती है ना, ये ऊपर होती है और सीमा जो है बेसिकली नीचे होती है। तो लिथोस्फेयर के दो पार्ट पेपर में बहुत बार यहाँ से प्रश्न आ चुका है और आगे भी आता रहेगा, इसलिए आपकी क्लियरिटी होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सियाल समझ में आ गया। और इसी के साथ मतलब और इसमें ज़्यादा और क्या ही बताऊँ मैं, अपना क्रस्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है मेंटल। मेंटल को मीजोस्फीयर भी बोल देते हैं ऐसे, ठीक है जी, मेंटल को मीजोस्फीयर भी बोल देते हैं। ये भी दो पार्ट का बना होता है, मेंटल भी, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल में क्या होता है कि अपर मेंटल में भी क्या होता है, इसमें भी दो टाइप का है। एक तो कंप्लीट सॉलिड होता है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो मैंने बताया लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। दूसरा होता है एस्थेनोस्फीयर। काफ़ी बार एक्चुअली इसकी लगभग कंप्लीट एस्थेनोस्फीयर ही है, तो कई बार अपर मेंटल को एस्थेनोस्फीयर भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, दिस इज प्लाज्मा, मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे सॉलिड है सपोज कर लो और यहाँ पे लिक्विड है, क्या एकदम इमीडिएटली सॉलिड से लिक्विड बन सकता है मटेरियल? नहीं, धीरे धीरे बनेगा। नाले वाले अंकल रोक्स तो आपको समझ में आया। देखो टाइमिंग क्या हो रही है, टाइमिंग है सुबह के 8:06 ठीक है, रिकॉर्ड में कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड जाता है तो बीच में एक ऐसी स्टेज भी आती है जहाँ पे वो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, प्लाज्मा फॉर्म में होता है, लिक्विडिफाइड सॉलिड बोलते हैं उसको। ठीक है, प्लाज्मा बोल देते हैं उसको। ठीक है, बात आई समझ में? ओए जी बोलो, बात आ गई समझ में? इसको प्लाज्मा की जगह बेस्ट रहेगा अगर इसको बोलो प्लास्टिक स्टेट में सॉलिड। इलास्टिक प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक स्टेट, मतलब वो कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं है, कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं है, बीच की स्टेट है, उसको प्लास्टिक स्टेट के रूप में जानते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर आपको पता लग गया कि सेमी सॉलिड बोल लो, प्लास्टिक स्टेट बोल लो, ये सब है, और ये अपर मेंटल में होता है। देन आता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल में तो ऑब्वियस सी बात है अब लिक्विड ही आ जाएगा।
लोअर मेंटल में तो ऑब्वियस सी बात है कि अब लिक्विड ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा एक और बात है, देखो ये भी आ जाता है, ये क्रस्ट था और ये मेंटल था, हाँ जी, ये क्रस्ट था, ये मेंटल था। तो भाई साहब जब क्रस्ट से मेंटल में आ रहा है तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, मतलब क्रस्ट डिसकंटिन्यू होगा ना और मेंटल स्टार्ट हुआ तो पेपर में प्रश्न आ सकता है ये। तो इस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है? मोहो। मोहो डिसकंटिन्यूटी कौन सी है? जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। कौन सी है? जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है उसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जो मेंटल से कोर के बीच में आएगी उसको बोलेंगे गटनबर्ग। ऐसे पता है इसकी ये अंदर भी बहुत घुस सकता है, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत घुसा जा सकता है, लेकिन आपके लेवल पे आपको मोहो एंड गटनबर्ग तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर है। तो जो क्रस्ट से मेंटल पे आई तो मोहो, मेंटल से पे कोर पे गई तो अपनी गटनबर्ग, ठीक है जी। चलो ये हो गया। तो इसी के साथ मेरे हिसाब से मेंटल ख़त्म हो जाता है और इससे ज़्यादा मेंटल में बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। अब वो सब आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ से रॉक्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, वो मैं आगे आऊँगा उस पर, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे कोर। सबसे नीचे वाला है, आप ऐसा मान लो 2900 से 6400 किलोमीटर वाला जो पोर्शन है वो कोर है। इस कोर के भी एक्चुअली सच पूछो तो दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर देखो, अब कोर तो सबसे अंदर चला गया तो आइडियली तो पूरा का पूरा कोर जो है लिक्विड होना चाहिए, लेकिन जो इनर कोर होता है वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में होता है। आप सोच के देखो, ये अर्थ है, इनर कोर कहीं यहाँ होगा, है ना, तो पूरे अर्थ का जो प्रेशर है वो इनर कोर पे ही लग रहा होता है। तो बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर ये जो इनर कोर है ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये जो इनर कोर है इट चेंजेस टू सॉलिडिफाइड फॉर्म। बात आगे समझ में नहीं आई? इट चेंजेस टू सॉलिडिफाइड फॉर्म, ठीक है। तो ये इनर कोर होता है। आउटर कोर बेसिकली लिक्विड ही होता है। इन कोर को बेसिकली बैरिस्फीयर के नाम से ही बोल देते हैं। ये इन सब चीज़ों को लिखते रहना, बिकॉज मैं बता रहा हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे कोर इज मेड अप ऑफ, बेसिकली मेड ऑफ निकल प्लस में आयरन। इसको नाइफ भी बोल देते हैं, इसको नाइफ भी बोल देते हैं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और बस क्या बताएं आपको गजब गजब लेवल का होता है टेम्परेचर यहाँ तो, ठीक है। पता नहीं क्या क्या चल रहा है उधर, वहाँ पे इंस्टीट्यूट में कुछ चल रहा है, उस चीज़ को कैमरे पे मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इस कैमरे पे आपको पढ़ा रहा हूँ। जिंदगी में परेशानियां कम थोड़ी ही है जी, जिंदगी में परेशानियां कम थोड़ी ही है, चलती रहती। चलो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेबल बनाने जा रहा हूं मैं, बहुत 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 इम्पोर्टेंट। दो टाइप के प्रश्न पूछता है पेपर में। एक पूछता है कि ये बता दो जी सबसे ज़्यादा अर्थ में कौन सा मटेरियल मौजूद है। दूसरा पूछता है, जो कि ज़्यादा पूछता है इनफैक्ट, सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा मटेरियल मौजूद है। तो इसकी टेबल है ये, इस टेबल को आपको याद रखना है। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा है वो ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, देन अदर्स। ये पेपर में ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। 46%, 27.7 या इसको 28% बोल सकते हो। एल्यूमिनियम
8.1%, आयरन 5%, ठीक है, मैग्नीशियम 4%, कैल्शियम 2.4, पोटेशियम 2.3, सोडियम 2.1, अदर्स में 1%। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, जो अर्थ क्रस्ट में इस टेबल में एटलीस्ट आपको ये तो याद होना ही होना चाहिए। इससे तो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा आगे भी, और पूछा जाता रहेगा भाई साहब आगे भी। अगर हम अर्थ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बच्चे पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं, आयरन प्रेजेंट है, आपने देखा ना कि कोर में प्रेजेंट है, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर निकल, फिर सल्फर, फिर कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर अदर्स। परसेंटेज भी लिख लो, आयरन की 35%, ऑक्सीजन की 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकल 2.4, सल्फर 1.9, कैल्शियम 1.1, एल्यूमिनियम 1.1, अदर्स 1। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रस्ट वाला है, लेकिन आपको ओवरऑल कंप्लीट अर्थ वाला भी आपको पता होना चाहिए, बिना उसके भी बात तो नहीं बनेगी भाई साहब, आपको उतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो आएगा, अगला टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स है वैसे तो। पढ़ाऊँ अगला? समय की सीमा, चलो करते हैं। अगला पढ़ लेते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सुनो, आज जैसा भी आप अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हो, आपको पता है कि आज 21% लैंड है, सॉरी 29% लैंड है एंड 71% पानी है। आप जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हो और जो जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट बने हुए हैं ऐसे ऐसे, ये हमेशा से ऐसा नहीं था, ये अलग था। आज जो हम देख रहे हैं दिस इज़ फाइनल फॉर्म, और अब भी सच पूछो तो फाइनल नहीं है, आज भी लगातार चेंज हो रही है। एंड कई हज़ार साल बाद जब हम दोबारा देखेंगे तो अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये दोबारा चेंज हो चुका होगा, जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये दोबारा चेंज हो चुका होगा, जब कई हज़ार लाखों सालों बाद देखेंगे। आज जो हम देखते हैं ये एक्सप्लेन करा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सबसे पहले जो दी थी, सबसे पहले दी थी F.B. टेलर ने, लेकिन इसको अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन करा है वो है अल्फ्रेड वेंगर। और ये एनडीए में प्रश्न भी आ चुका है कि हु गिव कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो आप नाम लोगे अल्फ्रेड वेंगर। अल्फ्रेड वेंगर, इन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कशन करा था, मेन बंदे अल्फ्रेड वेंगर थे। इन्होंने ये बोला कि भाई साहब प्लेट्स हैं, कुछ प्लेट्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ मेजर प्लेट है, माइनर प्लेट है, ठीक है, जिस पे बेस जैसे पैसिफिक ओशन प्लेट, तो जो पैसिफिक ओशन में जितनी भी चीज़ें हैं वो उस प्लेट पर आती है, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो मतलब ऐसे प्लेट्स में पूरी की पूरी जो अर्थ की स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिवाइडेड, ठीक है। और ये जो प्लेट्स है ये कॉन्टिन्यूसली मोशन में है, आज भी पहले मोशन में रही है, इसी वजह से आज जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वैसा बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है चाचा। चलो जी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होगी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आज से 280 मिलियन ईयर्स एगो सारा का सारा जो लैंड मास है ना वो इकट्ठा हुआ करता था,
ठीक है, इकट्ठा हुआ करता था और जिसको पेंगिया के नाम से जानते थे। पूरा का पूरा लैंड मास, वैसे तो पिक्चर्स हैं मेरे पास उसकी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को उसी पे दिखा दोगे एक बार। रुक जाओ, देखो देखो ये आ गया। पहले सब एक हुआ करता था, पेंगिया, पेंगिया हुआ करता था कंप्लीट एक लैंड मास। फिर वो पेंगिया टूट गया दो पार्ट में, एक बना लोरेशिया एंड दूसरा बना गोंडावना। एक बना लोरेशिया एंड दूसरा बना गोंडावना। फिर फर्दर टूट टूट के अल्टीमेटली ये बना हुआ, फर्दर टूट टूट के अल्टीमेटली ये बना हुआ। ठीक है जी। लोरेशिया एंड गोंडावना के बाद जो सी था उस टाइम पे, सी का नाम था टेथीस सी, TETHYS, टेथीस सी। ठीक है, TETHYS, इन दोनों के बीच में जो सी था टेथीस सी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं आज तो आपको एक बार ये तो आपको ऐसे समझ में आई क्या? देखो ऐसे, देखो ये यूरेशियन प्लेट थी, उसमें इंडियन प्लेट जाके टकरा रही है। आज भी यूरेशियन प्लेट में इंडियन प्लेट टकराई है आज भी। ठीक है, चलो सबसे पहले तो प्लेट बता देता हूँ कौन कौन सी है, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो प्लेट्स लिख लीजिए। तो सबसे पहले लिखो मेजर प्लेट्स, आपको फिर इससे काफ़ी समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, these are the major plate. Then Pacific plate, पैसिफिक जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेट। उसके बाद अंटार्कटिका प्लेट, ये अलार्म बज रहे हैं मेरे जाने के, ऑफिस जाना है, कोचिंग है, उस चीज़ का अलार्म है सारे। अंटार्कटिका प्लेट, देन आता है साउथ अमेरिका प्लेट, लास्ट आती है कैरिबियन प्लेट। आज बहुत सारे एक्चुअली पेरेंट्स आने हैं 9 बजे, इसलिए मुझे पहुंचना है, 9 बजे तक निकलूंगा बस। दीज आर दी मेजर प्लेट्स। जैसे मैंने बताया सबसे बड़ी प्लेट जो है दैट इज पैसिफिक। मैं जल्दी से बस माइनर प्लेट लिख देता हूँ। पेपर का प्रश्न है ये एनडीए का ही कि इनमें से कौन सी मेजर प्लेट है, इनमें से कौन सी माइनर प्लेट है। नास्का प्लेट, इसी को ही ईस्ट पैसिफिक प्लेट ही बोलते हैं। दीज आर दी माइनर प्लेट, छोटी छोटी प्लेट है। फिलीपींस, कैरोलिन, सोमालियन, नूबियन, कैकोस, लास्ट आती है जुआन फुका। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लेट। अब आपको समझ में आ गया ना? अब आप देखोगे पूरा वर्ल्ड क्लियर हो गया।
ठीक है। तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये बेसिकली यूरेशियन इज यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, उस प्लेट से टकराती है। दोनों के टकराने से ही हिमालयाज बना है, दोनों के टकराने से ही हिमालयाज बना है। यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बाउंड्री जो है बेसिकली दैट इज़ हिमालयाज, ठीक है। इसलिए वहाँ पे अर्थक्वेक आते भी रहते हैं, मैं उसको करूँगा एक्सप्लेन, तो आपको समझ में आएगा प्लेट्स का सिस्टम क्या है। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलती है कि आज भी ये प्लेट मोशन में, आज भी दे आर इन मोशन। जैसे कि बताऊँ मैं, यूरेशियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों एक दूसरे से टकरा रही है, दोनों का अगेंस्ट हो रही है, इसलिए जो हिमालय है उसकी हाइट बढ़ रही है। हिमालय की हाइट बढ़ने का रीज़न ही है कि दोनों प्लेट टकरा रही है आपस में, ठीक है, इसलिए हिमालय की हाइट बढ़ रही है, ठीक है। तो भाई जो आज मैंने टॉपिक कराया ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सच पूछे तो, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं करंट अफेयर नहीं करा रहा हूँ, इससे तो फोटो ले रहा हूँ बस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई। 27 से 30 तारीख के बीच में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 20% ऑफर आ रहा है। दिस इज़ अनलॉक 20। तो ये ऑफ़र आ रहा है भाई साहब, इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एनडी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लेना हो, सीडीएस का हो या फिर फॉर दैट मैटर किसी का भी हो, अगर आप 27 से 30 तारीख के बीच में अगर आप LWS 10 कोड लगाते हैं तो आपको 10 की जगह 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जो नॉर्मली 10% का डिस्काउंट मिलता है वो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी वो हो गई है, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए बढ़िया चीज़ है, तो आप ले सकते हैं। आपके भाई बहन किसी और कैटेगरी में लेना चाहते हैं, मित्र महिला मित्र किसी और कैटेगरी में लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं यूजिंग कोड LWS 10। वहाँ पे 20% ऑफ आपको दिखा रहा होगा, ठीक है। तो मौज मारो, जी लो अपनी ज़िंदगी। इसके अलावा बैचेस अपने लगातार चल ही रहे हैं, जैसे CDS का बैच चल रहा है तो CDS के बैच को भी आप एनरोल कर सकते हैं, और NDA के बैचेस चल रहे हैं वहाँ भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। नया बैच अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है बिकॉज पुराने बैच स्टार्ट हुए थे जो क्रैश कोर्सेज हैं, उनको देखना तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। आने वाले टाइम में प्रैक्टिस बैचेस भी लगेंगे, ठीक है। चलो तो भाई ये वाली बातें होगी। बाकी मेरे हिसाब से ज्योग्राफी में जो आपको चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। 4-5 क्लासेस मैक्सिमम और लगेगी। मेरा टारगेट है 15 जुलाई तक आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी ख़त्म करा दूंगा इंक्लूडिंग इंडियन। ये मेरा टारगेट है कि इंडियन ज्योग्राफी आपकी ख़त्म करा देनी है, ठीक है। 15 तारीख तक वर्ल्ड की 4-5 क्लासेस और है, उसके बाद 10 क्लासेस आप मान लो इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी में तो ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ तो रिकॉर्डिंग इनफैक्ट ज़्यादा बेहतर चलेगी क्योंकि वहाँ समझाना कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना होता है और उसको फिर आप लोग तैयार कर लेते हो, ठीक है। तो उसमें इतना ज़्यादा इशू है नहीं, याद करने कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसमें। चलो जो भी होगा, बट इसी तरीके से हम करते रहेंगे। रिकॉर्डेड मेरी कोशिश है रोज़ डल जाए रिकॉर्डेड, ताकि आप लोग का सच कोई इशू ना हो। बीच में 2 दिन मिस हो जाए तो घबराना मत, मैं डाल दूँ, ठीक है। चलो बाय बाय। मेरे हिसाब से तो टेक केयर, जय हिंद जय भारत।